चलिए देखिए दोस्तों, ये पूरी तरीके से आईएएस की तैयारी कराने के लिए, यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए समर्पित चैनल है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोज में आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, राजनीति विज्ञान के 1995 से लेके 2023 तक के सभी प्रश्नों को करा दिए। ये प्राचीन भारत का प्रश्न होगा दोस्तों। 1995 से 2023 तक जितने प्रश्न पूछे हैं प्राचीन भारत से, सबको मैं कराने का एक ही वीडियोज में, इसी वीडियोज में प्रयास करता हूँ दोस्तों। बाकी नेट वोट की समस्या ना हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गांव के युवा तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। ये पूर्णतः निःशुल्क चैनल होगा दोस्तों। और जिस हिसाब से इसमें पैसा दे के जो आप बेहतरीन चीजें नहीं पा सकते, बिना पैसे का इसमें मिलेगा। ये दोस्तों जो वर्ष लिखा है ना 1995, ऐसे वर्ष जो है इंगित करेंगे कि ये कब पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न आ जाइए दोस्तों। इस समय 1 सेकंड नुकसान नहीं करेंगे हम इस चैनल पर आपका। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। देखिए दोस्तों, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। हिंदू शब्द जो है, हिंदू जो शब्द है, उसे प्रथम बार किसने प्रयोग किया दोस्तों? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अरबों ने किया था। हिंदू शब्द जो है दोस्तों भारतीयों की देन नहीं है, भारत की देन नहीं है। अरबों ने हिंदू शब्द का हमें प्रयोग करके दिया है। तो अगर हिंदू कोई पूछे कि हिंदू शब्द कहाँ से आया है, तो बता दीजिएगा कि अरब जो आए थे उन्होंने हिंदू शब्द दिया है। भारत का हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया। अरबी लोग स के स्थान पर ह शब्द का प्रयोग करते थे। स के स्थान पर क्या करते थे? ह का प्रयोग करते थे। सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। दोस्तों वो बोल चाल नहीं होता है कि बोल नहीं पाते थे, तो स की जगह पर वो हप का प्रयोग करते थे, इसलिए सिंधु की जगह पर क्या बोल दिया? हिंदू। अलबरूनी ने किताब अल हिंद में भारत के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी दोस्तों, उसका नाम भी याद रखिए, अल हिंद। अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी? अल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। ये एनसीईआरटी कक्षा 12 से पूछा गया है दोस्तों, समझ जाइए। समझ रहे हैं ना? तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है दोस्तों। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? निम्नलिखित में से कौन वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री, कौन होगा दोस्तों? कौन वह थी? देखिए दोस्तों, ये थी लोपामुद्रा। लोपामुद्रा दीजिए। देखिए, लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, विश्ववारा, अपाला और निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों ने वेद मंत्रों, वैदिक ऋचाओं की रचना की थी दोस्तों। ये विदेशी सब है दोस्तों। अब इन्होंने जो है वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। फिर से एक बार नाम सुन लीजिए। घोषा है, सिक्का है, विश्ववारा है, अपाला है और निवावरी, ठीक है, और लोप मुद्रा। ये लोग थे विदेशी महिला। इन्होंने जो है वैदिक ऋचाओं की रचना की थी दोस्तों। अब ये दोस्तों संवंत मिलाने के लिए आ रहा है। गुप्त संवंत, कली संवंतर, विक्रम संवंत। विक्रम संवंत तो सबको याद होगा। विक्रम संवंत, शक संवंत। विक्रम संवंत कब आया था दोस्तों? तीसरा बताइए। विक्रम संवंत संवंत सकर 58 ईस्वी पूर्व आया था दोस्तों। 58 ईस्वी। तो एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। एक ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। अब शक संवंत कब आया था दोस्तों? शक संवंत, ऐसे कुछ याद रखा कीजिए दोस्तों। शक संवंत कभी भी पूछ देता है ये उठा के। शक संवंत 7800 ईस्वी में आया था दोस्तों। कब? 7800। तो बी का 3 हो जाएगा दोस्तों। बी का 3 ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद गुप्त संवंतसर कब आया था दोस्तों? गुप्त संवंतसर, ठीक। तो गुप्त संवंतसर दोस्तों, गुप्त का 320 ईसा पूर्व। और कली संवंत का दोस्तों डी का 3102 ईसा पूर्व। समझ रहे हैं दोस्तों? 3100 नहीं, 300। कली संवंत का 3102 से 319 होना चाहिए दोस्तों। 319 से 20 में। चलिए दोस्तों, इनके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। विक्रम संवंत
58 ईसा पूर्व में मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया था? मालवा के शासक जो थे विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। शक संवत 78 ईसा पूर्व में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था। शक संवत 78 ईसा पूर्व। यही आज भारत का राष्ट्रीय संवत है। कौन? गुप्त शक संवत। गुप्त संवत की स्थापना 319 और 20 में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। गुप्त संवत की स्थापना कब? 319 और 20 में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। कली संवतकर का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में माना गया है। कली संवतकर, ठीक। अब इसके बाद एक और है, एक माना गया है 248 ईस्वी में कलचुरी संवत का प्रारंभ हुआ। 248 ईस्वी में। तो दोस्तों ये याद कर लीजिएगा आप लोग, हो सके कहीं पूछ दे तो कम से कम जानेंगे तो याद, एक दो भी याद रहेगा तो उत्तर तो मिल जाएगा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते हैं? संस्कृत, प्राकृत, पाली, सौरसेनी। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते हैं दोस्तों गुप्त काल में? देखिए दोस्तों, प्राकृत भाषा बोलते हैं। कौन? प्राकृत, ठीक है। देखिए दोस्तों, निम्न सामाजिक स्तर के लोग शूद्र तथा स्त्रियां प्राकृतिक तथा उच्च सामाजिक स्तर के लोग संस्कृत बोलते थे। तो गुप्त काल में भी दोस्तों क्या था? छुआछूत था। उसमें जो है क्या थे? उच्च जाति के लोग संस्कृत बोलते थे और शूद्र निम्न जाति के स्त्री और जो है शूद्र जो है प्राकृत भाषा बोलते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा चौथा का। अशोक ने अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो है, अशोक अपने शिलालेख में अपने को किस नाम से स्थापित किया है? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकृति, प्रियदर्शी। बताइए दोस्तों, ये तो सबको याद होगा। अशोक के अधिकांश शिलालेख में उसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? प्रियदर्शी कहा गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा प्रियदर्शी, पांचवा का दोस्तों। यद्यपि कुछ शिलालेखों में देवानाम प्रिय तथा अशोक का नाम भी उल्लेख है। कुछ शिलालेख में उसको देवानाम भी है, प्रियदर्शी भी है और अशोक भी है। तीनों नाम जो है लिखा हुआ है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किसका घोतक है? एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, बी वाला ऑप्शन। हाथी की दांत का, सी। नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजे जाने वाली नर्तकियों का, और डी काली मिर्च का। यवन प्रिय, बताइए दोस्तों। एनसीईआरटी कक्षा 12 से पूछा था दोस्तों, अशोक वाला एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। यवन प्रिय दोस्तों, यवन इंडो ग्रीक थे। यवन जो क्या थे? इंडो ग्रीक थे। उन्हें काली मिर्च बहुत अधिक पसंद थी, इसलिए काली मिर्च का नाम ही यवन प्रिय हो गया। और तब से इसे यवन प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, छठवां का क्या हो जाएगा? डी। पर्दे के प्रयोग की शुरुआत करके विदेशियों ने भी भारतीय थिएटर के विकास में योगदान दिया। कर्टन, पर्दा शब्द ग्रीक भाषा से संबंधित है। इससे भारत में यवन प्रिय यवनिका कहा गया है, जिसका व्यक्तित्व यवन शब्द से हुआ। यह आयोनियन का संस्कृत रूप है, जो कि प्राचीन भारतीयों को ज्ञात ग्रीक की एक शाखा थी। बाद में यवन शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के विदेशियों के लिए भी किया गया। यह भी एनसीईआरटी प्राचीन भारत आर्य शर्मा से लिया गया है दोस्तों। सातवां देखते हैं दोस्तों, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अणुव्रत का प्रतिपादन किसने किया था? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, अणुव्रत हीनयान और संप्रदाय ने, लोकायत शाखा ने। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? बताइए, सातवां का।
जैन धर्म की 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के कितने महाव्रत हैं दोस्तों? 5। कौन कौन? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य के पालन का विधान है। जैन भिक्षु इसे कठोरता से पालन करते हैं। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी ये 5 नियम अनिवार्य हैं, किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई है, इसलिए इसे अणु व्रत कहा जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो जैन जैन जो धर्म है उसमें जो गृहस्थ जीवन जीते हैं उनको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य में कमी कर दिया गया है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अणु व्रत इसी को कहा गया है दोस्तों। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? अणु व्रत सी हो जाएगा। 7वां अंक क्या हो जाएगा? सी। एनसीईआरटी प्राचीन भारत से लिया गया है दोस्तों, बौद्ध और जैन धर्म से। अगला आ जाइए दोस्तों। दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार दोस्तों पूछ रहा है कि मुक्ति कैसे संभव है। मनुष्य की मुक्ति जो है दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार कैसे संभव है बताइए? ज्ञान से, भक्ति से, योग से, कर्म से। दर्शन तो दोस्तों जानते हैं विद्वानों का खेल है। विद्वान जो है जाएगा कहाँ? न ज्ञान पर जाएगा, भक्ति पर जाएगा, योग पर जाएगा, कर्म पर जाएगा। बताइए। मीमांसा के 2 भाग हैं दोस्तों, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा को धर्म को गुण, नैतिकता या कर्तव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। पूर्ण मीमांसा को धर्म को गुण या नैतिकता की या कर्तव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। धर्म मुख्यतः रिवाज है तथा धर्म की प्राप्ति के लिए कर्म को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? पूर्ण मीमांसा और उत्तर मीमांसा 2 है। पूर्ण मीमांसा को धर्म को गुण, नैतिक या कर्तव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ये दोस्तों कर्म हो जाएगा। कर्म क्या हो जाएगा? 8वां का कर्म। दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? तो कर्म के द्वारा संभव है। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों। चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवताओं को निरपराध रूप से निम्नलिखित के साथ दिखती है। चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निरपराध रूप से निम्नलिखित के साथ दिखती है। 8 हाथ के साथ, 6 हाथ के साथ, 4 हाथ के साथ, 2 हाथ के। ये तो देखे होंगे दोस्तों आप लोग, दिखा होगा कहीं कहीं। चोल काल के दौरान नटराज की मूर्ति देखे होंगे दोस्तों। हमारे घर पर ही था नटराज की मूर्ति, हमारे पिताजी को गिफ्ट में मिला था, इसलिए हम जानते हैं दोस्तों। बताइए। नटराज की मूर्ति, नटराज की 4 हाथों वाली कांस्य प्रतिमा चोल काल की मूर्ति कला की सर्वोत्तम वर्णन करती है दोस्तों। 4 हाथ वाला था। सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी। 10वां देखिए। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणा के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार। प्राचीन भारत में विश्व की उत्पत्ति का 4 युग का क्रम दिया गया है दोस्तों। द्वापर, कृत, त्रेता और कली। कृत, त्रेता, द्वापर और कली। तो कौन सा होगा दोस्तों? बताइए। पहले कृत होगा, पहले कार्य करो, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 10वां का। सृष्टि की संपूर्ण काल को 4 युगों में बांटा गया है, जिसका क्रम इस प्रकार है दोस्तों। कौन कौन? कृत, फिर त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग। कृत, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कली। कृत, त्रेता, द्वापर और कली। 11वां देखिए दोस्त। देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा? जगन्नाथ मंदिर पूर्व, कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो, 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट और
पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, ये तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर दोस्तों देवदासी संस्था के प्रसंग में चर्चित रहा है दोस्तों। पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक, ग्रामा का हो गया दोस्तों। ग्रामा देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, सबसे अधिक बार किस नदी का नाम आया है? सिंधु का, शतुद्री का, सरस्वती का, गंगा का? बताइए दोस्तों। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी दोस्तों बरामा का। देखिए दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु है। दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है। गंगा सिर्फ एक बार और यमुना भी, यमुना का 3 बार उल्लेख है दोस्तों। समझ रहे हैं? तो 12 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा सिंधु। सिंधु नदी जो है वैदिक साहित्य ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी है। दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी सरस्वती है दोस्तों। और गंगा का सिर्फ एक बार नाम आया है, यमुना का 3 बार उल्लेख है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? जैन साहित्य का भाग नहीं है दोस्तों, पूछा है। जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, बृहत कल्प सूत्र, सूत्र कृतांग। बताइए दोस्तों, जैन साहित्य का भाग नहीं है। आरंभिक वैदिक साहित्य, देखिए दोस्तों, थेरी गाथा बौद्ध साहित्य का भाग है, जैन साहित्य का नहीं है दोस्तों। थेरी गाथा जो है बौद्ध साहित्य का भाग है। बाकी दोस्तों आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत बृहत कल्प कल्प सूत्र, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब जो है जैन साहित्य के भाग है। एनसीईआरटी का 12 से पूछा है दोस्तों, भारत इतिहास फर्स्ट में से। समझ रहे हैं? तो सोच लीजिए एनसीईआरटी का 12 से भी प्रश्न ठीक ठाक उठा रहा है। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य का है। बाकी दोस्तों आचारांग सूत्र, बृहत कल्प सूत्र और सूत्र कृतांग जो है जैन धर्म से संबंधित है। 14वां, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में मिलते हैं दोस्तों। तप और भोग की अति का परिहार, तप जो है और भोग की अति का परिहार। देखिए दोस्तों, जैन धर्म तो तप की बहुत बात करता है, तो अपने आप को जिंदे भूखे मार लेते हैं। वेद प्राणायाम के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। तो दोनों में कौन कॉमन है दोस्तों? दोनों में जो मिले, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलता का निषेध। कर्म कांडों को तो दोनों नहीं मानना चाहते हैं। प्राणियों की हिंसा का निषेध, प्राणी की हिंसा दोनों ही नहीं करना चाहते। बताइए दोस्तों कौन सा होगा 14 का? बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, तप और भोग की अति का पर्याय। देखिए दोस्तों, तप और भोग में जो है बौद्ध धर्म तो मतलब थोड़ा सा तप जो है कम करता है, अभोग की अति का पर्याय। जैन धर्म जो है दोस्तों तप का अति कर देता है एकदम, वो तो जान ही ले लेते हैं अपना भोग से। इसलिए पहला ऑप्शन गलत। वेद प्राणायाम के प्रति अनास्था, वेद के प्रति हम वेद को नहीं मानते हैं दोस्तों, अनास्था। ठीक है, आस्था नहीं रखते हैं, तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों। दोनों धर्म ये कहते हैं। कर्मकांडों की फलता का निषेध, कर्मकांड जितने हैं उनको हम जो है नहीं मानेंगे, यह भी सही है दोस्तों। प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा, प्राणियों की हिंसा नहीं करेंगे, ये दोनों मानते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सिर्फ पहला गलत है दोस्तों। और कुछ जान लीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए बौद्ध एवं जैन धर्म के सिद्धांत में कुछ समानताएं पाई जाती हैं दोस्तों। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांड की फलता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध जैसे सिद्धांत दोनों धर्मों के समान रूप से विद्यमान थे। जैन धर्म में तप और भोग की अति का परिहार नहीं था, बल्कि इस पर अधिक बल दिया गया है। जबकि बौद्ध धर्म न तो तप और भोग की अति की निंदा, बौद्ध धर्म दोस्तों तप और भोग की अति का निंदा करता है तथा मध्यम मार्ग का अनुसरण करने को कहा है। संलेखन
संलेखन जैन धर्म के अतिवादी रूप का उदाहरण है। संलेखन में दोस्तों भोजन पानी छोड़ के साथ मर ही जाते हैं जैन धर्म में। ये दोस्तों हमको भी ठीक नहीं लगता यार, भोजन पानी छोड़ के जो है जान दे। हमको भी ठीक नहीं लगता है। तो किसी ने जीवन दिया है तो जियो भाई, जितना जी सकते हो। अपना जान अपने लेने की जरूरत क्या है यार, कोई जानवर भी नहीं लेता है अपना जान अपने, लेकिन धर्म के नाम पर लोग ले लेते हैं, क्या बताया जाए। चलिए दोस्तों अगला 15वां, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। कुल मतलब होता है दोस्तों कुल, वंश और गोत्र, ये तो सब एक है दोस्तों। कुल जन्म से सब संबंधित है। कुल मतलब वही वंशावली प्रणाली होती है। कुल हमारे कुल का है, वंश आगे बढ़ाने वाली वंश, गोत्र वैसी में आता है। कोष दोस्तों पैसा रुपया को बोलते हैं, ठीक है। और वो सब जो है एक जाति या एक धर्म या एक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी से संबंधित है, ठीक है। तो 15वां का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। कोष शब्द खजाने के लिए प्रयुक्त होता है, पैसे रुपए के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयु विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता था। गुप्त काल में दोस्तों आयु विज्ञान आयु विज्ञान की विषय रचना के लिए जाने जाते थे। सौमिल्ल, शूद्रक, शौनक, सुश्रुत दोस्तों गुप्त काल से थे। गुप्त काल से आयुर्वेद विज्ञान बोलते हैं दोस्तों, इसमें आयु विज्ञान लिख दिया है। आयुर्वेद विज्ञान बोलते हैं दोस्तों। ये थे दोस्तों गुप्त काल से ही सुश्रुत को दोस्तों जाना जाता है। सुश्रुत बताइए गुप्त काल में थे। इनका दोस्तों मूर्ति लगा हुआ है आपको बीएचयू में, बीएचयू स्कूल है ना, उसमें जाएंगे तो आयुर्वेद विभाग में सुश्रुत का मूर्ति जो है लगा हुआ है। इनके बारे में लिखा भी हुआ है। लेकिन गुप्त काल में अपनी आयु विज्ञान विषय की रचना सुश्रुत संहिता के लिए जाने जाते हैं। इनका आविर्भाव चरक के कुछ समय बाद हुआ था। चरक के बाद वो अभी आए थे दोस्तों। इन्होंने शल्य चिकित्सा की 121 उपकरणों का उल्लेख किया है। इन्हें शल्य चिकित्सक एवं प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है दोस्तों। सोच लीजिए हमारे पूर्वज कितने विद्वान व्यक्ति थे। एक हम लोग हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, मौज ले रहे हैं। तो हो गया दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरियां चट्टान सिल्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान सिल्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है दोस्तों, बताइए। सदैव हरित स्तरित चट्टान सिल्क का प्रयोग मौर्य मूर्ति कला में, भरहुत मूर्ति कला में, मथुरा मूर्ति कला में, गांधार मूर्ति कला में। किस मूर्ति कला में होता है दोस्तों? भरहुत स्फूर्त 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने स्थापित करवाए थे, परंतु 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भी शुंग काल के दौरान इस स्तूप पर कलात्मक कार्य प्रारंभ हुए थे। भरहुत से प्राप्त अवशेषों में बुद्ध की पूर्व जन्म की जातक कथाओं के दृश्य तथा वृक्ष वेदिकाएं, पुष्प, जानवरों की आकृतियां आदि रेखांकित है बनाई गई है। भरहुत मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है दोस्तों। भरहुत स्फूर्त किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन दे दिया जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। इसमें जो है भरहुत से प्राप्त अवशेषों में बुद्ध के पूर्व जन्म की जातक कथाओं के दृश्य तथा वृक्ष वेदिकाएं, पुष्प, जानवरों की आकृतियां रेखांकित हैं। अगला दोस्तों देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची पहला में दिया है विशाख दत्त, चरक,
वराहमिहिर ब्रह्मगुप्त। और चिकित्सा, खगोल विज्ञान, नाटक, गणित। दोस्तों इसको तो याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ देता है और छोट आसानी तो है। चरक दोस्तों, चरक, चरक अभी पढ़े ना, चरक जो है किससे हो सकते हैं? नाटक से तो हो नहीं कर सकते, गणित से भी नहीं हो सकते, खगोल, सुश्रुत के गुरु कौन थे? सुश्रुत के पहले कौन थे? चरक। आज जब सुश्रुत जो है आयुर्विज्ञान के थे, चिकित्सा में आ रहे हैं, तो चरक भी कहाँ आ जाएंगे दोस्तों? चिकित्सा में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? चिकित्सा में। तो इसलिए सी का वो हो जाएगा 1, और सी का 1 हो जाएगा दोस्तों। तो चरक कहाँ आ जाएंगे? देखिए दोस्तों, यूपीएससी कहती है हमारे पढ़ने से नहीं होगा, समझने से होगा, जोड़ने से होगा, लिंक करने से होगा। तो आपको, जिसे आप अगर मान लीजिए हम चरक के बारे में आप कभी नहीं पढ़े, नहीं जानते हैं कि वो किससे संबंधित, लेकिन आप ये जान रहे हैं कि सुश्रुत से पहले चरक जो है काम कर रहे थे, और सुश्रुत उनसे कुछ सीखे, और सुश्रुत जो है चिकित्सा विज्ञान, आयु विज्ञान के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब चरक भी चिकित्सा के लिए ही काम कर रहे होंगे। बात खत्म। इसके बाद देखिए दोस्तों, विशाख दत्त। विशाख दत्त के बारे में बताइए दोस्तों। विशाख दत्त, विशाख दत्त दोस्तों किससे संबंधित थे? खगोल विज्ञान से दोस्तों। अरे विशाख दत्त का संबंध दोस्तों नाटक से। विशाख दत्त दूसरा, विशाख दत्त का संबंध किससे है दोस्तों? नाटक से। विशाख दत्त नाटक से संबंधित है। मुद्राक्ष नामक नाट्य ग्रंथ की रचना की थी। मुद्राक्ष की रचना किसने की थी? मुद्राक्ष नहीं, मुद्रा राक्षस की रचना जो है किसने की थी दोस्तों? विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस, ये भी बहुत पूछता है दोस्तों। चरक जो है चिकित्सा से, विशाख दत्त नाटक से, अब वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त दोस्तों, इनके बारे में बताइए। वराहमिहिर का संबंध किससे है दोस्तों? खगोल विज्ञान से। वराहमिहिर का संबंध किनके? खगोल विज्ञान से है। इनकी बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका आदि प्रसिद्ध रचना है। किनका? वराहमिहिर का। चरक की दोस्तों, चरक चिकित्सा से संबंधित है, और जिनकी प्रसिद्ध रचना है चरक शास्त्र, अपने नाम पर रचना। ब्रह्मगुप्त का संबंध दोस्तों, ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित से। इन्होंने मसी मसीदांत की रचना की, ब्रह्मम मसीदांत की रचना की। दोस्तों एक बार फिर मैं बता देता हूँ, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा। इनका संबंध किससे है दोस्तों? विशाख दत्त का नाटक से है दोस्तों। विशाख दत्त का संबंध किससे है? नाटक से। चरक जो है चिकित्सा से संबंधित है। चरक जो है किससे संबंधित है दोस्तों? चरक शास्त्र लिखे। वराहमिहिर दोस्तों किससे संबंधित है? वराहमिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित है दोस्तों। और ब्रह्मगुप्त किससे संबंधित है? गणित से। ये रहा दोस्तों। अगला, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? पति जो है अगर पत्नी को छोड़ दे तो विवाह विच्छेद कर सकता है। किस प्राचीन भारत के ग्रंथों में से किसमें दी गई है? किस ग्रंथ में? काम सूत्र में, शुक्र नीति सार में, मानव धर्म शास्त्र में, अर्थशास्त्र में। दोस्तों बताइए 19 का कौन सा होगा? अर्थशास्त्र में दोस्तों कहा गया है, अर्थशास्त्र में पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी दोस्तों? कौटिल्य द्वारा की गई थी। यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है दोस्तों। विवाह विच्छेद के लिए अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या? मोक्ष शब्द। तो प्राचीन काल के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में दी गई है। अब मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। गुप्त काल, गुप्त, चालुक्य, चंदेल और पल्लव, बादामी, खजुराहो, पनमनैल, देवगढ़ किससे संबंधित है? गुप्त काल दोस्तों किससे संबंधित है? गुप्त, चालुक्य, कौन कौन सी जो है संबंधित है किससे? बताइए। देखिए दोस्तों, गुप्त जो वंश था, गुप्त वंश
वो कहाँ स्थान बताना है दोस्तों, वंश और स्थान से जोड़ना है दोस्तों। चंदेल जो थे दोस्तों खुजराहों से थे। चंदेल कहाँ थे? खुजराहों से। गुप्त जो है देवगढ़ से थे। चालुक्य जो है बादामी से थे। चालुक्य जो है बादामी से थे। और पल्लव जो है दोस्तों पल्लव पनम पनमल पनम पनम लय से थे दोस्तों। तो गुप्त जो है देवगढ़ से, मिला लीजिए, तो गुप्त देवगढ़ से। चालुक्य जो है, चालुक्य जो चालू होगा वो बादामें खाएगा। कहते हैं ना लोग कि बादाम खाने से चालू हो जाता है व्यक्ति, तो चालुक्य इस तरह याद कर लीजिए, बादामी से। चंदेल, चंदेल दोस्तों खुजराहों से। चंदेल, चंदेल जो है कहाँ से? खुजराहों से। इसके बाद जो है पल्लव पनम लय से। तो गुप्त काल, गुप्त जो है किससे संबंधित थे दोस्तों? देवगढ़ से। चालुक्य जो है बादामी से। चंदेल जो है खुजराहों से। और पल्लव जो है दोस्तों पल्लव जो है पनमैल से। तो ये रहा 21वां। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? अशोक के प्रस्तर मतलब पत्थर पर जो लिखा गया उसके बारे में गलत है। इन पर बढ़िया पालिश है, यह अखंड है, टूटा ही नहीं हुआ। स्तंभों का साफ्ट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। कौन सा एक गलत है दोस्तों? गलत पूछा है। अशोक के पाषाण स्तंभ धम्म के प्रचार के लिए निर्मित किए गए थे। ये स्थापत्य का भाग नहीं है दोस्तों, यह स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। डी वाला ऑप्शन गलत है दोस्तों। इन पर बढ़िया पालिश है, बिल्कुल है। यह अखंड है, बिल्कुल है। स्तंभों का साफ्ट सुंडाकार है, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 21 प्रश्न करने में दोस्तों नेट आधा घंटा लगा है, सोच लीजिए। लगे टाइम लगे दोस्तों, हम लोग बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है दोस्तों? 22 का। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी, शारदा, खरोष्टी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? खरोष्टी लिपि है दोस्तों। खरोष्टी लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। खरोष्टी लिपि को जेम्स प्रिसेंस 1799 से 1840 ने इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्कों की सहायता से पढ़ा। इससे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाए गए, जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए एशिया उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम में स्थित थे। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। शेष लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। शारदा का विकास ब्राह्मी से ही हुआ है, ठीक है। शारदा का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी से। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद प्रसिद्ध है। छांदोग्योपनिषद में, कठोपनिषद में, मुंडोपनिषद में और केनोपनिषद में। दोस्तों ये आप कभी मूवी में देखे होंगे बचपन में। नचिकेता और यम जो है मारने के लिए आता है, और जो है नचिकेता पीछे पीछे ही लग जाता है। तो किसमें है दोस्तों? कठोपनिषद में दोस्तों। कठोपनिषद में नचिकेता तथा यमराज मृत्यु के देवता के बीच संवाद है, इसलिए नचिकेता शिष्य तथा यमराज गुरु है दोस्तों। कठोपनिषद ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अब मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट। बताइए दोस्तों 24 का क्या होगा? देखिए दोस्तों, मिलिंद पन्हो में इंडो ग्रीक राजा मिलिंद, मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद है। पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों। तो मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखा गया है। राजा मिलिंद और नागसेन के बीच जो है बात करता है दोस्तों, नागसेन के बीच। 24 का ये हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? किसमें व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी में,
रुमिनदेई में, मास्की में, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश में। बताइए दोस्तों 25 का। अशोक के अभिलेख में उसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडे उडेगोलम से मिलता है दोस्तों। रुद्रदामन रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक के नाम का उल्लेख है। ठीक है, एनसीईआरटी 12 से लिया गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। अशोक के अभिलेख में उसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उंडेगोला। तो ये हो जाएगा दोस्तों मास्की, डी उत्तर हो जाए। निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। ABCD द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं दोस्तों? 16 महाजनपद थे, उनमें से 4 को दर्शाया गया है। कौन से हैं दोस्तों? ए की जगह पर क्या आएगा? बी की जगह पर, सी की जगह पर डी। मत्स्य, अवनति, वत्स, अंग। बताइए दोस्तों 26 का। मानचित्र ABCD द्वारा अंकित महाजन। मत्स्य दोस्तों पहला ये है, अवनति बी है, वत्स सी है और अंग जो है डी है। मत्स्य अवनति, वत्स, अंग। मत्स्य अवनति, वत्स, अंग। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। मत्स्य अवनति, वत्स, अंग। अगला देखिए दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं दोस्तों? 27 का बताइए। यह भी दोस्तों एनसीईआरटी 12 से ही लिया गया है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है जो बौद्धों की करुणा में साकार रूप थे। ये महायान बौद्ध के अत्यंत पूजनीय बोधिसत्वों में से एक थे। संस्कृत में अवलोकितेश्वर को पद्म पाणी कमल को धारण किए हुए अथवा लोकेश्वर विश्व का स्वामी के रूप में इंगित किया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? पद्म पाणी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को क्या बोलते हैं? पद्म पाणी। सी ऑप्शन हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे दोस्तों जो गुप्त काल में जारी होते थे? रूपक कहलाते थे दोस्तों, रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाए। ठीक है, 32.36 ग्राम के थे। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। दिनार सोने के प्रसारण, चांदी के तांबे के गुप्त पूर्व तथा पर्ण तांबे का सिक्का था। गुप्त काल में चांदी तांबा सब चला दिए दोस्तों। 29 का दोस्तों, ग्रंथकार और मूल ग्रंथ कौन कौन लिखा है किसको? ग्रंथकार और मूल ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, वराहमिहिर, विशाख दत्त, शूद्रक, बिल्हड़। एक आध दो तो अभी हम लोग पढ़ा है। वराहमिहिर का तो पढ़े हैं दोस्तों। क्या लिखे थे? विभ्रत संहिता, देवी चंद्रगुप्तम, विक्रम मृच्छ कटिकम, प्रबंधन चिंतामणि। बताइए दोस्तों 29 का। वराहमिहिर दोस्तों विभ्रत संहिता लिखे थे। वराहमिहिर क्या लिखे थे? विभ्रत संहिता। उसके बाद शूद्रक जो है दोस्तों मृच्छ कटिकम लिखे थे। शूद्रक क्या करते थे दोस्तों? शूद्र जो है सबसे छोटी जाति, मछली पकड़ेगी एक तरह से, इसे याद करने के लिए बता रहे हैं। तो शूद्रक जो है मृच्छ कटिकम लिखे थे दोस्तों। इसके बाद विशाख दत्त दोस्तों, विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम लिखे थे। विशाख दत्त। विल्हड़ दोस्तों, विल्हड़ जो है विक्रम देव चरित लिखे थे दोस्तों। वराहमिहिर क्या लिखे थे दोस्तों? विभ्रत संहिता। विशाख दत्त का लिखे थे दोस्तों? विशाख दत्त का लिखे थे? जे देवी चंद्रगुप्तम लिखे थे दोस्तों। शूद्रक जो है मृच्छ कटिकम लिखे थे। बिल्हड़ जो है विक्रम देव चरित्रम लिखे थे दोस्तों। बाकी मिलान कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था दोस्तों?
चतुर्वेदी मंगलम परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम। इन चारों में से दोस्तों भारत में व्यापारियों का निगम था, प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम कौन था दोस्तों? मणिग्राम पश्चिमी चालुक्य शासकों के समय दक्षिण भारत व्यापारिक की एक प्रभावशाली गिल्ड थी दोस्तों। क्या थी? मणिग्राम। मणिग्राम ऑप्शन डी हो जाएगा। पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। पुलकेशिक प्रथम बादामी शिलालेख दोस्तों शक वर्ष 465 का दिनांकित है। इसे अगर विक्रम संवत में दिनांकित किया जाए तो क्या होगा दोस्तों? बताइए। 31 का। शक संवत दोस्तों 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जबकि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। यदि हम विक्रम संवत से पुलकेशिन प्रथम बादामी अभिलेख बदलना चाहते हैं तो 465 प्लस 78 हमको किस में बदलना है दोस्तों? विक्रम संवत में। विक्रम संवत में तो हमें 465 में जो है 78 जोड़ना होगा और 58 जोड़ना होगा। 601 विक्रम संवत आ जाएगा दोस्तों। समझ रहे हैं? तो शक संवत जो है 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, जबकि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। यदि हम विक्रम संवत से पुलकेशिन प्रथम और बादामी अभिलेख बदलना चाहते हैं तो 601 हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन। यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध को अपनाया। क्यों अपनाया दोस्तों? यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध को अपनाया। बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था। उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था। जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान था। बताइए दोस्तों। 32 का। यूनानी कुषाण एवं शक शासकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों दोस्तों? क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। समझ रहे हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा। जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए। हिंदू धर्म में उस समय कई प्रकार की सामाजिक धार्मिक कुरीतियां आ गई थी, जिसके विपरीत बौद्ध धर्म उदारता प्रगतिशीलता से काफी प्रभावित हुए एवं आकर्षित हुए। विदेशी भी दोस्तों बौद्ध धर्म को अपनाए। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। संगम राज्य के विषय में कौन बताते हैं दोस्तों? पहला और 10वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख, पहला और 11वां शिलालेख, दूसरा और 14वां शिलालेख। अब सोचिए कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है यूपीएससी। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख से हमें संगम राज्य, चोल, केरल पुत्र, पांड्य एवं सत्य पुत्र की जानकारी मिलती है। पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा, पहले में क्या बोला गया है दोस्तों? पशु बलि की निंदा। 10वें में ख्याति व गौरव की निंदा। 11वें में धर्म नीति की व्याख्या तथा 14वें में जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए उल्लेख किया गया। याद कर लीजिए दोस्तों, ये शिलालेख कभी कभी पूछ दे रहा है, तो 11वां शिलालेख जो है थोड़ा सा याद कर लीजिए दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित। मिर्च कटिकम हम बताए थे दोस्तों, शूद्र जो होते हैं सबसे निम्न जाति होते हैं, मछली पकड़ के खाते हैं। तो मिर्च कटिकम जो है, मिर्च कटिकम यही हो जाएगा दोस्तों, पहला सही है, सही पूछा है। बुद्धि चरित वसुबंधु। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त। हर्षचरित के रचयिता कौन है दोस्तों? बाणभट्ट। बुद्ध चरित नामक ग्रंथ की रचना अश्वघोष ने की थी दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी दोस्तों? वसुबंधु लिख रहा है, वसुबंधु ने, तो वसुबंधु ने नहीं की थी दोस्तों। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। बाकी मुद्रा राक्षस विशाख दत्त आपको पता ही है, अभी हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था। देखिए रिपीट कर रहा है। हर्ष चरित की रचना बाणभट्ट ने की थी दोस्तों। तो सिर्फ दूसरा छोड़ के दोस्तों बाकी सब सही है, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला। अगला बताइए दोस्तों,
भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है दोस्तों? आने का सही कालानुक्रम कौन पहले है, कौन भारत बाद में है? सोने के सिक्के, लोहे का हाल, आत्म मुद्रा, चांदी के सिक्के, नगर संस्कृति। बताइए दोस्तों 35 का। ऐसा ऐसा क्वेश्चन मजा आता है पढ़ने में। 35 का बताइयो भैयो, 35 का बताइयो। निम्नलिखित का भारत में आने का क्रम दोस्तों, नगर संस्कृति सबसे पहले आई थी दोस्तों, ठीक है। नगर संस्कृति हड़प्पा युग में थी दोस्तों। लोहे का हल फिर आया उत्तर वैदिक युग में, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के बुद्ध युग में, और सोने के सिक्के मौर्योत्तर युग में। तो संस्कृति के बाद लोहे का हल, आहत मुद्रा और सोने के सिक्के। सबसे पहले संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा, फिर सोने की संस्कृति। डी आ हो जाएगा दोस्तों। 4 3 2 1, ठीक है। इस प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें से सही उत्तर बताना है। अशोक के राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने कारण दिया, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचार का प्रसार किया। बताइए दोस्तों, ये तो आसान है, ये तो आसान है दोस्तों। अब इससे आसान क्या आ सकता है? ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है दोस्तों। अब इसमें हम क्या एक्सप्लेनेशन करें, सब सही है। आप लोग जान ही रहे होंगे अशोक के बारे में, पढ़े होंगे जरूर। अगला दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन 37 का दोस्तों देखेंगे हम लोग। एनसीईआरटी का कक्षा 6 से लिया था दोस्तों ये अशोक वाला क्वेश्चन। एनसीईआरटी से क्वेश्चन जरूर ले रहा है दोस्तों, एकदम एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है। अब देखिए, लोथल, सारनाथ, राजगिरी, नालंदा, प्राचीन गोदी क्षेत्र, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, अशोक सिंह स्तंभ, शीर्ष, बौद्ध अधिगमन का महान पाठ। लोथल, सारनाथ में दोस्तों क्या था? अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष कहाँ है? सारनाथ। यूपी से जो लोग आ रहे होंगे जान गए होंगे। नालंदा में बुद्ध का जान ही रहे होंगे। नालंदा, बौद्ध अधिगमन का महान पाठ, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ाई होंगे आप लोग। इसके बाद दोस्तों, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? सारनाथ में। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? सारनाथ में दोस्तों। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, अरे यार क्या हो रहा है? देखिए दोस्तों, बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष भी सारनाथ में ही है, ठीक है। तो इसलिए गलत है दोस्तों। और नालंदा बुद्ध धर्म का बौद्ध अधिगमन का महान पाठ नालंदा में। प्राचीन गोदी क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? लोथल में। तो इसमें दोस्तों एक ऑप्शन बस गलत है। कौन सा गलत है दोस्तों? तीसरा, अशोक का सिंह स्तंभ बनारस में है, बनारस के सारनाथ में ही है। तो इसको छोड़ के दोस्तों लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र सही है सब। अगला आ जाइए दोस्तों। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? प्राचीनतम शाही आदेश है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? गौर तामपत्र, अशोक का रुमिनदई स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र का महरौली स्तंभ शिलालेख। बताइए दोस्तों 38 का। दोस्तों अशोक के स्वगौर तथा महास्थान अभिलेख से पता चलता है कि अकाल के संकट के समय राज्य कोषागार में अन्न वितरण किया गया था दोस्तों। तो स्वगौर तामपत्र है दोस्तों, ये किसका है? अशोक का है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग कौन है दोस्तों? किससे संबंधित? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिवारण की विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अष्टांग मार्ग 8 मार्गों का बात किसमें की गई है दोस्तों?
बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसे बुद्ध का मध्यम मार्ग कहा जाता है, जिस पर चलकर निवारण की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों महापरिनिवारण की विषय वस्तु है। अष्टांग मार्ग किसका है? बौद्ध धर्म से संबंधित है और महापरिनिवारण के लिए है। दिया गया मानचित्र संबंधित है दोस्तों अरब सागर, बंगाल का क्षेत्र, हिंद महासागर। ये जो दिया गया मानचित्र है दोस्तों, इसमें जो ये रंगा हुआ है, इसमें कौन कौन आया? कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, समुद्रगुप्त में उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर, थानेश्वर के साम्राज्य से। इतना क्षेत्र जो है किसके समय था दोस्तों? बताइए बताइए दोस्तों, 40 का बताइए। इतना क्षेत्र जो है किस टाइम था? देखिए दोस्तों, ये नक्शा अशोक के शासन काल के अंतिम समय से संबंधित। अशोक जो है इतना कब्जा कर चुका था, इतना जो है शासन चला रहे थे। अशोक महान 304 से 232 ईसा पूर्व मौर्य राजवंश का भारतीय राजा थे। उन्होंने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। उनका शासन विस्तार वर्तमान में पाकिस्तान तक, पश्चिम में अफगानिस्तान तक, वर्तमान में बांग्लादेश तक तथा पूर्व में भारतीय राज्य आसाम तक तथा दक्षिण में केरल तथा आंध्र प्रदेश तक था दोस्तों। समझ रहे हैं? ये थे अशोक महान, ऐसे नहीं कहा जाता। सम्राट अशोक का साम्राज्य पश्चिम में वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश राज्य असम, दक्षिण में केवल आंध्र प्रदेश तक विस्तृत था। तो 40 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। 41 ईसा की 3वीं शताब्दी में जब होड़ो आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तो भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। ईसा की 3वीं शताब्दी में जबकि हुड़ आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया दोस्तों, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। किस पर अधिकाधिक निर्भर हो गए? भारतीय व्यापारी दोस्तों। ईसा की 3वीं शताब्दी में जबकि हुड़ आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तो भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। किस पर निर्भर हो गए दोस्तों? अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, मध्य पूर्व व्यापार पर। ईसा की 3वीं शताब्दी में जबकि हुड़ आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। हुड़ों के आक्रमण से रोमन साम्राज्य जब समाप्त हो गया तो भारतीय व्यापारी किस पर निर्भर हो गए दोस्तों? बताइए। दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर निर्भर हो गए दोस्तों। दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर, सी ऑप्शन हो जाएगा। किस पर निर्भर हो गए? हुड़ों के आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हुआ तो दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर दोस्तों। सी। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए तो उनके आगमन का सही कालानुक्रम क्या है दोस्तों? सबसे पहले फायान आया, इतिसंग आया, मेगास्थनीज आया, ह्वेनसांग आया। कौन आया दोस्तों? बताइए। देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज पहले आया, फिर फायान आया, फिर ह्वेनसांग आया, फिर इतिसंग आया। समझ रहे हैं? मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। याद रखिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में। ह्वेनसांग हर्षवर्धन। इतिसंग दोस्तों 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासन काल के बाद आया था दोस्तों। तो मेगास्थनीज पहले, फिर फायान, फिर ह्वेनसांग, फिर इतिसंग। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में, इतिसंग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के बाद। ये रहा दोस्तों। ठीक, अब आ जाइए दोस्तों यहाँ 43 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? 6वीं शताब्दी में शक्तिशाली राज्य कौन था? गांधार, कंबोज, काशी, मगध। बताइए दोस्तों, 6ठी शताब्दी की बात कर रहा है तो 6ठी शताब्दी में बताइए दोस्तों। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत का सर्वशक्तिशाली नगर
राज्य मगध था दोस्तों। मगध का 16 महाजनपदों के अन्य राज्यों से शक्तिशाली होने का मुख्य कारण वहाँ की भौगोलिक दशाएं थी। इसके अतिरिक्त सुयोग्य एवं महत्वाकांक्षी राजाओं का नेतृत्व भी मगध के शक्तिशाली होने का कारण था। तो दोस्तों डी हो जाएगा। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान के उत्तर में ऊपर में स्थापित भारतीय यूनान राज्य था। बैक्ट्रिया, सिथिया, जेडरेसिया, आर्या यह भी भारत का ही था दोस्तों उस समय। कौन था दोस्तों? ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफ्रीका में स्थापित भारतीय यूनान राज्य बैक्ट्रिया था दोस्तों। बैक्ट्रिया क्या हो जाएगा ऑप्शन ये। आर्य शब्द इंगित करता है दोस्तों किसको? निर्जाति समूह को, भाषा समूह को, यायावरी जन को, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है दोस्तों? 45 का। आर्य शब्द भाषाई समूह का व्यंजन है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारतीय इन्हें भाषा सा परिवार माना जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? भाषा समूह का। आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह को। 46 दोस्तों, गुप्त काल में उत्तरी भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? उत्तरी भारतीय व्यापार दोस्तों, उत्तर में ताम्रलिपि, बड़ौच, कल्याण, कैम्बे किससे संचालित होता था दोस्तों? 46 का बताइए। ताम्रलिपि बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन काल का शहर था जिसे वर्तमान भारत के ताम्लुक से समीकृत किया जाता है। ताम्रलिपि प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत में व्यापार व वाणिज्य का एक प्रमुख नगरीय केंद्र रहा है। यहाँ से व्यापार सिल्क रोड से उत्तरापथ होते हुए मुख्य व्यापारिक मार्ग से मध्य पूर्व और यूरोप से होता था। समुद्री रास्ते में बाली, जावा और सुदूर पूर्व में व्यापार होता था। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ताम्रलिपि। कथन कारण वाला आ गया दोस्तों। पंडिनेन किलकुन्नुक समूह की अहम एवं पूरम कविताएं संगम रचनाओं का अन्वर्तन है। कारण दिया, उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। बताइए दोस्तों 47 का। संगम कालीन शिक्षाप्रद कविताओं को किलू कनुनुक कहा जाता है। ये 18 भागों में विभाजित है जिसमें तिरुकुलरु व नाडियार अहम व पूरम कविताएं किलुक नुकम उत्तर संगम काल में लिखी गई है। इसलिए तो दोस्तों इसमें जो है दोनों सही है और दोनों सही है। आगे की सही व्याख्या भी करता है दोस्तों। फिर से पढ़ देता हूँ एक बार। संगम कालीन शिक्षाप्रद कविताओं को किलुक कहा जाता है दोस्तों। ये 18 भागों में विभाजित है जिसके तिरुकुलुरु नाडियार है अहम व पूरम कविताएं किलुकुनुक उत्तर संगम काल में लिखी गई है। अगला, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण कृषि में कीटों एवं पीड़ितों को हत्या होना शामिल है। बताइए दोस्तों, ये तो सब लोग जान रहे हैं दोस्तों। 48 का ए और आर दोनों सही आगे की सही व्याख्या करता है। अब इसमें हम क्या बताएं, सब लोगों को पता ही है। जैन धर्म जो है हिंसा का विरोध करेगा तो खेती करेंगे तो कीड़ा मकोड़ा तो मरेंगे, इसलिए जो है व्यापारी बन जाते हैं, खेती मेती करते ही नहीं। 49वां, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। तो दोस्तों 49 का। दोस्तों ये और आग दोनों सही है लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। देखिए सामंती व्यवस्था में दोस्तों सैनिक अभ्युदय में देखा जा सकता है। सामंत जो है दोस्तों कुछ जमीन इनको मिल जाता था, वहाँ ये अपनी सेना रखते थे और राजा को जो है राजा के अंडर में काम करते थे दोस्तों। ठीक, तो प्राचीन भारत में राजाओं ने विशेष रूप से मौर्य काल के बाद भूमि का स्वामित्व ब्राह्मणों, विद्वानों, धार्मिक संस्थानों को देना शुरू कर दिया।
समझ रहे हैं, मौर्य काल के बाद ऐसा सैन्य अभियान के दौरान अधिक होता था। गुप्त काल में सामंतवाद का विस्तार हुआ तथा सामंतों को पर्याप्त अधिकार था। उन्हें व्यापारियों, शिल्पियों के संघ एवं अन्य सामुदायिक संस्थाओं के साथ सत्ता में भागीदारी बनाया जाता था। तो समझ गए। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ दिया गया। कलिंग दक्षिण भारत में आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। दोस्तों कलिंग के बारे में बताइए। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ दिया। कलिंग दक्षिण भारत में आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। 50 का बताइए दोस्तों। प्राचीन भारत में कलिंग राज्य का अत्यंत सामरिक महत्व था दोस्तों, एवं यह दक्षिण भारत में आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसी कारण अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर इसे अपने राज्य में मिला लिया था। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही भी व्याख्या भी करता है। 51 भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नमेंटशिप व्यवहार में लाया गया। ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियनों द्वारा, मुगलों द्वारा। सैनिक शासन सबसे पहले कौन लाया था दोस्तों? भारत में प्रथम बार सैनिक शासन ग्रीक यूनानियों द्वारा व्यवहार में लाया गया था दोस्तों। सिकंदर ने अपने द्वारा जीते हुए प्रदेशों को अपने सैनिक उस समय भारत में नंदों का शासन था दोस्तों। तो कौन लाया था दोस्तों? 51 का यूनानियों द्वारा, ग्रीकों द्वारा। ए हो जाएगा दोस्तों, 51 का ए। अपने द्वारा जीते हुए प्रदेशों को अपने सैनिक अधिकारियों के अंतर्गत रखा था। 52 दोस्तों सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। मौर्य वंश क्या तो था नहीं दोस्तों, अभी मौर्य तो अभी बना नहीं था। नंद वंश कौन सा होगा दोस्तों? सिकंदर अलेक्जेंडर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत पर नंदों का शासन था। समझ रहे हैं? 4 राजवंशों का क्रम है। नंद वंश के बाद दोस्तों मौर्य वंश आएगा, फिर शुंग वंश आएगा, फिर कर्ण वंश आएगा। नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, ये होता था। होयसल स्मारक पाए जाते हैं दोस्तों हम्पी और हेलीबीड और बेलूरू में, मैसूर और बेंगलुरु में, श्रृंगेरी और धारवाड़ में। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? होयसल की राजधानी बेलूर थी दोस्तों, परंतु बाद में होलीवुड हो गई। ये पाए जाते हैं दोस्तों हेलीबीड और बेलूर में। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? हेलीबीड और बेलूर में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हड़प्पा सभ्यता, चितवित, धूसर, मृदभांड। ये दोस्तों पूछता रहता है। चितवित, धूसर, मृदभांड दोस्तों उत्तर वैदिक काल में मिले हैं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। कुषाण दोस्तों गंधार कला शैली, कुषाण गंधार कला शैली बिल्कुल सही है दोस्तों। मुगल में दोस्तों अजंता चित्रकारी, ये तो गलत है दोस्तों। गुप्त काल में अजंता चित्रकारी हुआ है। मराठा दोस्तों पहाड़ी चित्रकारी शैली मुगल काल में हुई है दोस्तों। पहाड़ी चित्रकला शैली मुगल काल में। तो देखिए दोस्तों चित्रित, दूसरा मृदभांड उत्तर वैदिक काल में, पहला गलत। गंधार कला शैली दोस्तों कुषाण काल में हुआ है, सही। और मुगल काल में दोस्तों, गुप्त काल में अजंता चित्रकारिता दोस्तों गुप्त काल में हुई है, और पहाड़ी चित्र शैली मुगल काल में हुई है। बाकी बी ऑप्शन होगा दोस्तों सही बस। अगला, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी प्रयागराज में। कारण वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। ऐसा कुछ तो नहीं होगा दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या होगा? बताइए दोस्तों। 55 का 2001 में पूछा है। हर्षवर्धन ने प्रयाग और कन्नौज में समितियां बुलाई। प्रयाग समिति का आयोजन हर्ष ने स्वयं की प्रसिद्धि के लिए किया था। 5 वर्ष के बाद करता था दोस्तों, समझ रहे हैं ना? तो 5 वर्ष के बाद भी करता रहता था। ये और आप दोनों सही है। आगे की सही व्याख्या हर्षवर्धन दोस्तों, हर्षवर्धन ने
प्रयाग संसद आयोजित की थी? बिल्कुल। वह बौद्ध धर्म को केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था, यह भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? दोस्तों, आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र विजयालय। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? बताइए दोस्तों। 1017 ईस्वी में राजेंद्र ने संपूर्ण सिलोन श्रीलंका जीत लिया। इसके पहले राजराज प्रथम ने इसका आधा भाग जीता था दोस्तों। तो इसमें क्या पूछा है? सिलोन पर विजय प्राप्त की थी, तो राजा राम प्रथम भी पाया था दोस्तों। पहले ये पाया था, फिर राजेंद्र जो है बाद में। तो किसको ऑप्शन लगाया जाए दोस्तों? पूरा प्राप्त करने वाले को, राजेंद्र को लगाया जाए। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? पार्श्व ने, नागार्जुन ने, शूद्रक ने, वसुमित्र ने। बताइए दोस्तों, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे 57 का। कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी दोस्तों। कौन? वसुमित्र ने। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। गाय का, गंडा का, हाथी का, बाघ का। यह भी आसान है दोस्तों। मुहरों पर गाय, ऊंट, घोड़ा व शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया था। एक श्रृंगी बैल अधिकांशतः मुहरों पर दर्शाया गया है दोस्तों। तो गाय, ऊंट, घोड़ा और शेर कहीं प्रदर्शित नहीं है। 59 पुरातात्विक खोज कौन कहाँ से हुआ? लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, बनावली, जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। लोथल में क्या हुआ दोस्तों? लोथल में क्या पाया गया? लोथल में 59 का दोस्तों बताइए। लोथल में वो दोस्तों गोदीबाड़ा पाया गया। लोथल में लोथल मतलब लोथ देना, लोथ मतलब गोदा बना देना एकदम। तो गोदीबाड़ा जो है लोथल में पाया गया। तो पहला जो है लोथलवाड़ा में गोदीबाड़ा है, पहला का ए का 2 हो जाएगा दोस्तों। कालीबंगन में दोस्तों क्या पाया गया? कालीबंगा में दोस्तों जोते हुए खेत। कालीबंगन दोस्तों काली मिट्टी भी होती है ना, इससे याद कर लीजिए। कालीबंगन में जोता हुआ खेत पाया गया। और धौलावीरा में दोस्तों, धौलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख पाया गया है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला सी का 4 हो जाएगा। और बनावली में दोस्तों पक्की मिट्टी की बनावली बनी हुई हल की। देखिए बनावली का मतलब बना हुआ, बनावली मतलब बना हुआ। क्या बना हुआ? पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की प्रतिरूपी। याद कर लीजिए दोस्तों। लोथल लोथ देना, तो गोदीबाड़ा रहेगा तभी तो लोथेंगे। कालीबंगन दोस्तों जूता हुआ खेत। काला मिट्टी होता है ना, तो उसको बंग कर दो, तोड़ दो, तो जूता जोतेंगे तभी तो टूटेगा। धौलावीरा दोस्तों, धौलावीरा में दोस्तों हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। बनावली मतलब बना हुआ। क्या बना हुआ? पक्की मिट्टी के बने हुए हल। 60 का देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, गलत है? श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थ स्थल को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए थे। होयलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। बताइए दोस्तों कौन इसमें गलत है? 60 का। जैन के अंतिम तीर्थकर 24वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को दर्शाती है दोस्तों। ये श्रवणबेलगोला दोस्तों गोमतेश्वर प्रथम तिथि अंतिम नहीं प्रथम को दर्शाती है। पहला ऑप्शन गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए थे। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है।
एनसीईआरटी का 12 से पूछा था दोस्तों, ऊपर वाला। समझ रहे हैं एनसीईआरटी का 12 का कितना महत्व दे रहा है। प्राचीन भारत के प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध को स्वीकारोक्तियों का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। डी, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। बौद्ध मठों में पर्वरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था दोस्तों। पर्वरन बताइए किस लिए? देखिए दोस्तों, पर्वरन बौद्ध समारोह था जो 11वें चंद्रमास की पूर्णिमा को मनाया जाता था। बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास करते थे तथा अपने अपराधों को स्वीकारोक्ति करते थे। पर्वरन मतलब हम जो है ये काम किए हैं, पर्वरन मतलब कर चुके हैं, अपराध जो कर चुके हैं उसे स्वीकार करना। बी 61 क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। 62 का विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाट्य मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। प्राचीन हिंदू अनुस्मृतियों के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। बी, एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में। सी, 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष तथा कथा के बारे में। और डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है दोस्तों? बताइए। उत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान व शक्ति के विषय में बताता है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। 62 का दोस्तों डी। 149 150 क्वेश्चन है दोस्तों, 150 क्वेश्चन, एक तो नहीं 150 है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। पुलकेशन प्रथम ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, पुलकेशन द्वितीय ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने। किसने जो है नर्मदा नदी पर हर्ष को जो है रोक दिया, मतलब जो है हरा दिया या जो है वहीं पर रोक दिया? 63 का बताइए दोस्तों। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशन कौन रोका दोस्तों? बताइए। हर्षवर्धन के दक्षिण की ओर प्रस्थान को नर्मदा नदी पर चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने रोका दोस्तों। चालुक्य शासक किसने? पुलकेशन द्वितीय ने रोक दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांडव तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्र को जीता। 64 का बताइए दोस्तों। चोल शासक कौन था दोस्तों? राजराज प्रथम ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके अतिरिक्त इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया तथा मालदीव पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसी प्रकार राजेंद्र चोल ने न केवल संपूर्ण श्रीलंका को जीता, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान कर कुछ क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। करिकाल संगम चोल वंश का विख्यात राजा था दोस्तों। करिकाल पटिट नापपई पल्लई नामक काव्य में उसके प्रारंभिक जीवन तथा उसके सैन्य विजय का उल्लेख मिलता है। 64 का दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई को तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय
पुस्तक म्यूच कटिकम का विषय था। अभी तो बताए हैं दोस्तों। एक धनी व्यापारी और गणित की पुत्री की प्रेम कथा। बी चंद्रगुप्त द्वितीय और पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय। सी समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों तथा शौर्यपूर्ण कार्य का। डी गुप्त राजवंश की एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। शुद्धवक द्वारा लिखी गई म्यूच कटिकम दोस्तों किससे संबंधित था? 65 का बताइए दोस्तों। म्यूच कटिकम मिट्टी की गाड़ी दूसरी म्यूच कटिकम मतलब मिट्टी की गाड़ी दूसरी सदी ईसा पूर्व में संस्कृत में शुद्धवक द्वारा लिखा गया एक नाटक है। समझ रहे हैं दोस्तों? संस्कृत में शुद्धवक द्वारा लिखा गया क्या है? एक शुद्धवक द्वारा लिखा गया एक नाटक है। इसमें युवा व्यापारी चारुदत्त तथा उसकी प्रेमिका वसंत सेना की कहानी है, जो एक गणिका की पुत्री थी दोस्तों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की कहानी बहुत बढ़िया है दोस्तों। हम इसको देखे हैं, देखिएगा कभी। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। बताइए दोस्तों 66 का क्या होगा? 66 का बताइए दोस्तों। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था दोस्तों। जन्म वैशाली के कुंडग्राम 540 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशिला। लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी दोस्तों। बौद्ध धर्म के प्रणेता महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी वन 563 ईस्वी में। पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख, माता महामाया कौशल राज्य की राजकुमारी। जैन धर्म 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी बनारस नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनका संबंध बनारस से था दोस्तों। 66 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक नहीं थे दोस्तों, चेतक की पुत्री नहीं बहन थी। पहला गलत है। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। बिल्कुल। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया। आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। बताइए दोस्तों 67 का क्या हो जाएगा? दोस्तों ये सभी सही है। अंतिम मौर्य बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया। आंध्र के कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पदव वंचित किया था। ठीक है दोस्तों। तो इसमें सभी सही है। 67 का दोस्तों सभी कथन। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ 185 ईसा पूर्व सेनापति पुष्यमित्र शंगु द्वारा मारा गया। शंगु वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उसके अमात्य वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में की। तत्पश्चात उसके कर्ण की वंश की नींव डाली गई। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। उसकी हत्या 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने की थी, जो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था दोस्तों। 68 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म की प्रतिबोधी पाया। बताइए दोस्तों 68 का क्या हो जाएगा? दोनों गलत है दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कश्मीर में आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था दोस्तों। चीनी यात्री हेनसांग 613 ईस्वी 630 ईस्वी के मध्य हर्ष के समय आया था। उसने हर्ष को बौद्ध धर्म का प्रतिबोधी नहीं बताया था दोस्तों। हर्ष तो ये दोनों गलत है दोस्तों। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? जैन धर्म के बारे में सही है। स्थल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर काल आए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल
का समर्थन मिला। बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्तों का पूजन करते थे। बताइए दोस्तों क्या था? 69 का बताइए। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु द्वारा किया गया था दोस्तों, भद्रबाहु द्वारा, ठीक, जैन धर्म का प्रचार। पाटलिपुत्र में आधुनिक पटना आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति के पश्चात जो लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में थे वे दिगंबर कहलाए। क्या कहलाए? दिगंबर। तथा स्थलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर, स्थूलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर, भद्रबाहु, दिगंबर, भद्रबाहु मतलब दिगंबर और स्थलबाहु नेतृत्व में श्वेतांबर। प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। विभाजन के पश्चात श्वेतांबर अनुयायियों ने महावीर तथा अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ की। अतः विकल्प कलिंग राजा खाबेल ने जैन धर्म को समर्थन दिया दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खाबेल ने समर्थन दिया था दोस्तों। बाकी तो मैंने बता दिया। स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों? एक सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। एक बार दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु के द्वारा किया गया था दोस्तों, स्थलबाहु के द्वारा नहीं। अंतिम 70, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। बताइए दोस्तों। अथर्ववेद दोस्तों तंत्र मंत्र जादू आदि से संबंधित ग्रंथ है। इसमें जादू टोना व वशीकरण से संबंधित मंत्र हैं जिनका प्रयोग बुरी शक्तियों और बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो कौन है? अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों के समसामयिकी कंटेम्पररी नहीं था? बिंदुसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, मिलिंदा। ये तो आसान है दोस्तों। बिंदुसार हर्यक वंश का शासक था। 544 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। वह बुद्ध का समकालीन था। अपनी स्थिति का मजबूत करने के लिए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध बनाए। इस दिशा में इसने कौशल नरेश की पुत्री से विवाह किया। प्रसेनजीत की बहन थी। ये सभी बुद्ध के समकालीन थे। मिलिंद का काल 220 सदी ईसा पूर्व था। इसलिए 71 का सी हो जाएगा दोस्तों, मिलिंद।